नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने में समर्थ। जब भी अनाज के उत्पादन या उससे वितरण में समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे में स्थिति में सरकार द्वारा बनाई गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र दो जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उसे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा निम्न आयाम है। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का आर्थिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा में ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा के ऊपर लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण अनाज की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद की कमी हो जाती है। खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग उचित कीमतों पर खाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो यह अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी में अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत हो सकती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के उपयोग से फैलने वाली बीमारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोर से रोग के प्रति शरीर में प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट का कारण बनती है। भारत में बंगाल जैसा अनुकूल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप है। भूख के कारण लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं में महामारियों के कारण खाद्य में कमी भी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन तथा वस्तुओं की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में प्रभावित हुई। अतः किसी ऐसे देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोग एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषक की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित लोगों में से निम्न शामिल है। भूमिहीन जो थोड़ा अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर करते हैं। पारंपरिक दस्तकार पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लोगों अपना छोटा मोटा काम करने कामगार और निराश्रित या भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय या निश्चित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे रहते हैं। इनकी इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि मात्र जीवित रह सकते हैं। खाद्य पदार्थ के खरीदने असमर्थता के साथ सार्वजनिक संरचना की खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जनजातियों के कुछ वर्गों का ये भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वह खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम करने की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है।
कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे को कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूषित दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष के कम उम्र बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों में जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर प्राकृतिक आपदाओं में बार बार प्रभावित होने वाले ऐसे क्षेत्र खाद्य दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है या गरीबी लगती है। इस तरह के खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने में वर्तमान भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य की भुखमरी खतरा कम हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों के आत्मनिर्भर पर होना भारत का लक्ष्य। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्य उत्पादनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उपाय प्राप्त किए हैं। भारत की कृषि में एक नई रणनीतिक अपनाई, जिसकी रणनीतिक हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं में दौरान भी देश के अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से यह सरकार की अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य अधिनियम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है और किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य में न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बुआई मौसम में पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों करती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब लोगों को बाजार कीमतें पर कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहा जाता है। यह खराब मौसमी या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिकृत अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में गांव, कस्बों, शहरों राशन की दुकानें, देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानें, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार की कीमतें में कम कीमत पर लोगों को बेचता है। राशन कार्ड बनवाने रखने वाला कोई भी पारिवारिक प्रतिमाह इसकी एवं अनुबंधित मात्रा
निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल की अकाल की पृष्ठभूमि 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति के पूर्व बाहरी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान रखते हुए 70 के दशक में मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 समूह अंतःक्षेप कार्यक्रम में प्रारंभ की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज। इन वर्षों के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के लिए बड़े अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक तक्षण बनाने वाले के लिए संशोधन किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना है। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने का सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों को गैर निर्धनों के लिए भेदभाव कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों के लिए, सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह के लिए लक्षित है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण में मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए समर्थन अनुसार कीमतों में उपभोक्ता को खाद्य उपलब्धता कराने के लिए सरकार की नीति सर्वाधिक प्रभाव से सिद्ध हुई। दो 2014 में FCI के पास गेहूं चावल भंडार 62 करोड़ टन न्यूनतम बफर प्रतिमाह से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों में लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में सुधार, अनाज वितरण में हालात सुधारने, इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद वांछनीय और बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता ह्रास के अतिरिक्त खाद्य रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमतों को कुछ वर्षों के लिए स्थिर करने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। शहरी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमतें वाली दुकान खोलती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितना राशन की दुकानें हैं उतनी करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक सफल
सहकारी समिति का उदाहरण है। इन देशों में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों में अनेक उदाहरण हैं जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना की है। गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र और विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैसले और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने और एफडीएस की कोशिशों को रंग ला रही है। एफडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सकल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली। सारांश। अभ्यास।